इस चीज को हम आगे बढ़ा रहे थे। पहले हमने ये वाला त्रिभुज बना लिया था, आप ये वाला त्रिभुज बना रहे हैं। तो इसमें जो है वो एक इकाई का हमने इसके ऊपर एक और डंडा खींच लिया। इसका जो बेस है वो √2 ही है ना। कर्ण ज्ञात करना है हमको, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दें फिर से। तो पाइथागोरस यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, मैं इसको कलर दूसरा कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो कंफ्यूजन ना हो किस त्रिभुज की बारे में बात कर रहा हूँ मैं, है ना। जो ये वाला त्रिभुज है, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाए। अब मैंने क्या करा, इस वाले त्रिभुज पर एक डंडा और खींचा, कितने, एक सेंटीमीटर का डंडा खींचा हुआ है, और उसको जो है वो कनेक्ट कर दिया यहाँ से। तो आप देखो एक और त्रिभुज आपको प्राप्त हो गया है। इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा हूँ मैं, दूसरे वाले त्रिभुज की, है ना। अब इसको हल्का सा रेड भी दिखा रहा हूँ मैं ताकि नीचे वाला त्रिभुज का हाइपोटेनियस आपको दिखता रहे। हल्की सी रेड लाइन भी दिख रही है उसमें, आप देखोगे ध्यान से, है ना, ये दिख रहा है। तो यहाँ पर जो ये नीचे इसका बेस का फॉर्म वो है, वैल्यू जो है इसकी बेस की वो कितनी है, √2 है। ये जो अभी मैंने लंब खींचा है उस पर वो कितना है, 1 है। इसका हाइपोटेनियस फाइंड करना है मेरे को। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, परपेंडिकुलर यानी कि लंब के स्क्वायर के, प्लस उसके आधार के स्क्वायर के यानी कि बेस के स्क्वायर के, है ना। अच्छा, इसका परपेंडिकुलर कितना है, वो कितना है, 1 है। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत ही नहीं है। बेस कितना है, √2। √2 का स्क्वायर करूंगा यदि मैं, तो ये स्क्वायर स्क्वायर से जो है वो रूट चेंज कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, 2 बचेगा, है ना। तो यहाँ पर एक एक का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, प्लस रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ पर कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, है क्या ये, हाइपोटेनियस का वर्ग है। हाइपोटेनियस का वर्ग बराबर से कितना आएगा, 2 और 1 3 आएगा। अगर मैं वर्ग को हटा दूं इधर तो करनी चढ़ जाएगी, रूट चढ़ जाएगा। हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा मेरे पास, √3 आ जाएगा। हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा, √3। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, √3। अच्छा, √3 को मैं दर्शाना चाहूँ अगर संख्या रेखा पर, तो क्या करूंगा, इस वाले डंडे को, ये जो ये वाला डंडा है ना, ये वाला डंडा, इसको मैं नीचे की तरफ गिरा दूंगा। और जैसे नीचे गिराऊंगा तो आप देखोगे प्रकार की सहायता से आप इसको आसानी से कर सकते हो। जब इसको नीचे गिराओगे आप, तो ये यहाँ कहीं इसका सिरा आएगा, यहाँ कहीं सिरा आएगा। तो √3 कहाँ दिख रहा होगा हमको, यहाँ पर दिख रहा होगा। √2 कहाँ दिखा था, यहाँ पर कहीं दिखा था, ये √2 दिखा था। तो इस प्रकार से आप √3 और √2 को जो है वो संख्या रेखा पर दर्शा सकते हो। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आया होगा और मजा भी आया होगा, है ना, कि √3 और √2 को हम कैसे दिखा सकते हैं संख्या रेखा पर। अपने आप में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात है। अब बुक पर आ जाते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं और प्रश्नावली रूट सॉल्व। फोर √4 के बारे में भी रूट चर्चा फोर करेंगे। अच्छा चलो, √4 भी देख ही लो, अब तुम जिद पढ़े हो तो। देखो, √4 का मतलब क्या होता है, √4 का मतलब होता है 2, है ना। +2 और -2 दोनों होता है, लेकिन मैंने बताया ना आपको एक ही लेके चलना है, दोनों लेके नहीं चलना। अगर अगर मान लो +2 भी होता है, +2 नहीं दिखा सकते क्या अपन संख्या रेखा, -2 नहीं दिखा सकते क्या, आसानी से दिखा सकते हैं। यानी कि √4 कितना होगा, यही होगा, +2 और -2, √4 जो है वो यही दिखा रहा होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, अपन नॉर्मली संख्या कौन सी लेते हैं, प्लस वाली लेते हैं, माइनस वाली को नेग्लेक्ट करते हैं। इसलिए √4 का किसको कहाँ पर आएगा पॉइंट, √4 +2 पर ही आएगा, है ना। फिर उसके बाद √5 के बारे में अभी चर्चा करते हैं, थोड़ी सी देर रुक जाओ। √5 के बारे में भी चर्चा करते हैं, वो क्वेश्चन आएगा √5 का बुक में, अपन बुक के क्वेश्चन पे तो आए। √5 वाला करेंगे, आज ही करेंगे, डोंट वरी। √3 का स्थान ये उन्होंने उदाहरण दे दिया है। तो देखो, √2 यहाँ कहीं आ रहा था और √3 जो है वो पीक क्यू वाले पॉइंट पे आ रहा है। तो ये वाली आपको बात समझा दी मैंने कि कैसे निकाल सकते हैं। अब आ गए अपन प्रश्नावली पर। तो देखो, अपन इसमें बताना है पहले तो ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला बताया हुआ है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। फिर से वही डायग्राम पे पहुंचा दूंगा मैं आपको, क्योंकि मैंने बताया था हर चीज जो है वो आपका न्यूमेरिकल जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे इसी डायग्राम से बन जाएंगे। बोल रहे हैं प्रत्येक वास्तविक संख्या एक, मतलब प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या। तो देखो ना, वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही तो आ रही है ये। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हर एक परिमेय अपरिमेय संख्या जो है वो वास्तविक संख्या ही होती है। बिल्कुल सही है, वो काल्पनिक नहीं है, वास्तविक संख्या ही है ना। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो गया, सही हो गया। उसके बाद क्या, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है।
मतलब कि संख्या रेखा जो होती है, अभी आपने संख्या रेखा बनाई थी ना, वो उसका हर एक बिंदु जो है वो किसी प्राकृत संख्या का रूट होता है। जरूरी है क्या ऐसा? बिल्कुल भी जरूरी नहीं है ना। संख्या रेखा पर जैसे मान लीजिए, मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ। यदि संख्या रेखा की बात हो रही, मतलब इसकी बात हो रही है, संख्या रेखा के ऊपर हर एक बिंदु, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, बोल रहे हैं हर एक बिंदु कोई ना कोई का रूट होता है ना। क्या जीरो जीरो जैसे संख्या रेखा पर तो 0 भी होता है, 0 किसी का रूट होता है क्या? नहीं होता, है ना। इसलिए इसका 0 का कोई रूट होता ही नहीं है, इसको हम ऐसा लिख ही नहीं सकते, ये कभी होता ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। 0 की पावर 1/2 करोगे 0 ही आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं ऐसे। अच्छा, माइनस की संख्या ले लो, 0 को तो छोड़ो, चलो 0 मान भी लिया, हो सकता है 0 का 0 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस का रूट लो आप। माइनस का जब रूट लोगे तो क्या आने वाला है? -1 ही थोड़ी ना आने वाला है, इसका ये तो काल्पनिक संख्या हो जाती है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसे -√2 का बात करें तो ये भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। सभी संख्याएं जो है वो एम के प्रकार, सभी प्रकार की संख्याएं जो है वो √m के रूप में नहीं हो सकती हैं। माइनस के लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, है ना। तीसरी बात करें, यदि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, फिर से डायग्राम पे जाएं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक वास्तविक संख्या ये हो गई। एक कैसी संख्या होती है? परिमेय संख्या होती है। नहीं, वास्तविक संख्या अपरिमेय भी हो सकती है। क्या बोल रहे हैं? वास्तविक संख्या केवल परिमेय संख्या होती है। नहीं भैया, वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है, परिमेय भी हो सकती है, अपरिमेय भी हो सकती है। इसलिए तीसरा वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हो 6 ऑब्जेक्टिव आ चुके हैं अभी तक प्रश्नावली 1.1 से और 1.2 से। वो 6 के आंसर जो है वो आपको उस डायग्राम में मिल जाएंगे, केवल आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और उस डायग्राम में देखना है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है और आपका उसका आंसर भी दे सकते हो। उसके बाद लिखा हुआ है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? तो पहले तो हमको पता होना चाहिए पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक, फिर से वही डायग्राम पर चले आओ, आपको याद नहीं है तो। पूर्णांक क्या है? पूर्णांक ये है इंटीजर्स, जो माइनस में भी होते हैं, 0 और प्लस में भी होते हैं कि नहीं? ये पूर्णांक होते हैं। अब अपन फिर से क्वेश्चन पे आते हैं, पढ़ते हैं। धनात्मक पूर्णांक मतलब +1 +2 +3 के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। सभी धनात्मक पूर्णांकों के जो वर्गमूल होते हैं वो अपरिमेय होते हैं, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना। एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से। उस क्वेश्चन को पूरा ही कॉपी कर लेते हैं। अभी थोड़ा सा हो सकता है ऊटपटांग लैंग्वेज लिखी हो, थोड़ा सा समझ जाना। क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, ये के लिखा है, के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? पहली बात तो बोल रहे हैं धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? +1 +2 +3। तो बोल रहे हैं इनके वर्गमूल निकालो आप और बताओ क्या वो अपरिमेय होते हैं? तो आप देखोगे जैसे धनात्मक पूर्णांक 4 है, धनात्मक पूर्णांक 4 है, तो धनात्मक पूर्णांक 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? +2 और -2, है ना। क्या ये अपरिमेय है? नहीं है भैया, इसको परिमेय के रूप में लिख सकते हैं, बटे में 1 लगा देंगे तो ये परिमेय संख्या बन जाएगी, तो ये बात फिर से गलत हो रही है ना। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, कुछ के परिमेय भी होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जिसका वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो बोल तो रहे हैं √4 है, √4 जो है वो कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। उसका यदि हम बात करें तो उसके दो दो वर्गमूल होंगे, एक प्लस का 2 होगा और एक माइनस का 2 होगा, और दोनों को ही परिमेय संख्या के रूप में लिखा जा सकता है। बटे में 1 लिख दो, बटे में 1 लिख दो, तो क्या हो जाएगी? ये परिमेय संख्या हो तो गई, बिल्कुल हो गई परिमेय संख्या, है ना। इसलिए आपका उदाहरण क्या रह जाएगा इसमें? √4 आपका इसका उदाहरण हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये वाला क्वेश्चन भी इजी था, कुछ भी नहीं था इसमें, बस थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए धनात्मक पूर्णांक होते क्या है। अगर वही नहीं पता तो फिर कैसे खाएंगे। हाँ जी, आ गया क्वेश्चन। दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है ना। अपन अपन काय को निरूपित कर रहे हैं? √5 को। अभी तक काय को करा था अपन ने? √2 √3 और √4 को कर लिया था।
अब आपसे बोल रहे हैं भैया √5 को दिखाना है, तो वो दिखाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अपन 5 को एक सबसे पहले एक रेखा खींच ली, फिर उसके बाद क्या करा, उसका मिड पॉइंट ले लिया जिसको हम बोलेंगे 0। 0 के बाद एक, जितनी एक डिस्टेंस ली उतनी दूसरे की भी डिस्टेंस ली, उतनी तीसरे की भी डिस्टेंस ली, सेम डिस्टेंस लेंगे ताकि अपन बता सकें कि ये +1 है, ये +2 है डिस्टेंस, और ये +3 है। संख्या रेखा ही बना रहे हैं अपन, और कुछ भी नया नया नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर भी ऐसे इतनी दूरी पर -1, -2, -3, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है अपन को, लेकिन फिर भी संख्या रेखा है तो दिखाना तो पड़ेगा माइनस के अंक भी। -2, -3, ये दिखा दिया। अब हमको दिखाना है कितना, √5 दिखाना है। रूट कितना दिखाना है, √5। हमको कितना दिखाना है, हमको दिखाना है √5। अब √5 जो होता है वो जो है वो हमको मिलेगा हमको 2 से। हमको जो वर्ग त्रिभुज जो लेना पड़ेगा वो 2 लेना पड़ेगा, है ना। जैसे यहाँ से हम जो बेस लेंगे वो 0 से लेकर कहाँ तक लेंगे, 2 तक लेंगे। जो दूरी चलेंगे हम 0 से, वो कितनी लेंगे, 0 से लेकर 2 तक लेंगे, यानी कि त्रिभुज का बेस कितना हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 संख्या रेखा हो जाएगा, है ना। ये आ गया इसका बेस। इसी के बाद दो दो की हम जो है इसका परपेंडिकुलर भी खींचेंगे, तो इसका इसका परिमाण भी कितना होगा, 2 होगा, है ना। और इसको क्या कर देंगे, हम मैच कर देंगे किससे, इससे। मतलब क्या, हमें क्या क्या दिया हुआ है, नीचे का कितना होगा, नीचे का ये 2 हो गया, नीचे का बेस कितना होगा, 2, परपेंडिकुलर कितना होगा, 2। हमें क्या ज्ञात करना है, हाइपोटेनियस ज्ञात करना है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर, फिर से वही पाइथागोरस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू, मैं अब लिख नहीं रहा हूँ, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, वो भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 दूनी 4 प्लस 4। हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 4 8, 4 4 8 हो जाएगा ना। कुछ गड़बड़ हो गया, एक गलती कर दी मैंने। मेरे को बेस एक ही लेना चाहिए था, तब जाके यहाँ पर देखो अब अंडर रूट में 8 आ रहा है, ये अंडर रूट 8 को दर्शा देगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है वो अंडर रूट 8 को दर्शाएगा। मुझे जो है वो या तो हाइपोटेनियस एक लेना पड़ेगा या बेस एक लेना पड़ेगा, मैं कुछ भी एक ले, मैंने अंडर रूट 8 को दिखा दिया, गलती हो गई यहाँ पर, है ना। ये किसको दिखाएगा, अंडर रूट 8 को दिखाएगा, जबकि हमसे बोला क्या है, हमको बोला हुआ है √5 दिखाना है। तो एक यहाँ पर जो आप मेरे से गलती हुई है वो क्या हुई है, मैंने इसका हाइपोटेनियस जो है वो जो बेस जो है वो 2 ले लिया है, मेरे को कितना लेना है यहाँ पर, बेस 1 लेना है। बिल्कुल आपसे भी गलती हो सकती है, जब अपन मैथ सॉल्व करते हैं गलती होना कोई उसमें बड़ी बात नहीं है ना। या फिर कोई गलती होना अच्छा है मेरे ख्याल से, तो ताकि अपन वो गलती अगर यहाँ पर अगर मैं उसमें नहीं करते हैं, क्या बोलते जो अपने एग्जाम होता है वहां नहीं करते हैं तो ज्यादा अच्छा है। अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पर बेस 1 लिया हुआ है मैंने, और जो लेंथ ली हुई है परपेंडिकुलर लिया हुआ वो 2 लिया हुआ है, वो 2 लिया हुआ, और फिर से एक त्रिभुज बन गया, है ना। तो यहाँ पर यदि मैं बात करूँ, ये 1 है, ये 2 है। अब यदि हम सॉल्व करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर किसके बराबर, लंब का स्क्वायर यानी कि 2 दूनी 4 प्लस आधार का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि एच का वर्ग कितना आ जाएगा, एच का वर्ग बराबर आ जाएगा 5 के, यानी कि एच बराबर कितना आ जाएगा, एच बराबर से आ जाएगा √5। √5 यानी कि हाइपोटेनस कितना आ गया, √5 आ गया, √5 आ गया। अब क्या करूंगा मैं, इससे जो है वो इस डंडे को मैं नीचे की साइड गिराऊंगा, नीचे की साइड गिराऊंगा, ये कुछ जो है वो कहाँ गिरेगा, अंदाजा लगाओ। जितना बड़ा ये डंडा है, आप ये देखो स्केल से बहुत अच्छे से हो जाएगा, प्रकार से जब खींचोगे ना ये लाइन बहुत आसानी से खिंच जाएगी। ये चीज जो है वो इधर से इधर आ जाएगा, प्रकार से खींचोगे तो बहुत अच्छे से आएगा ना। यहाँ पर जो है वो कम ज्यादा भी हो सकता है मेरे से, और वो हो रहा है जहाँ तक है, वो लगभग लगभग यहाँ कहीं आएगा। यहाँ पर जो है वो हम इसका इसको जो है वो ड्रॉप करेंगे, यहाँ कहीं आएगा, तो √5 कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, है ना। वैसे 2 के बाद होना चाहिए इसको, जहाँ तक मुझे लग रहा है,
2 के बाद आना चाहिए। आप प्रकार से खींचेगा, आपको प्रकार से बहुत अच्छे से पता चलेगा इसके बारे में कि कैसे ज्ञात होगा, तो आसानी से हो जाएगा वो। आप प्रकार से समझते हो ना, प्रकार से कैसे खींचेंगे? प्रकार का यूज करना आता है, तो ये लगभग 2 के थोड़ा सा बाहर आएगा, इस साइड आएगा 2 के बाहर, आप करके देखिएगा, है ना। स्केल से ये दूरी बिल्कुल सेम लीजिएगा, ये एक की जगह 2 खाने ले लीजिएगा स्केल के, ये भी 2 खाने, ये भी 2 खाने, समान डिस्टेंस लीजिएगा और इसको बनाइएगा। अच्छा, आज की क्लास अपन एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे खत्म करेंगे, इसको बोलते हैं वर्गमूल सर्पिल की रचना। एक क्रियाकलाप करना था और वर्गमूल सर्पिल बनाना था, इसको स्क्वायर रूट स्पाइरल बोलते हैं। ये आप घर पे बना के देखिएगा, मैं आपको इसका वीडियो दिखा रहा हूँ। और आज की क्लास उसी के साथ अपन खत्म भी करेंगे, वर्गमूल स्पाइरल कैसे बनाया जा सकता है। इससे अपन को बहुत सारी चीज सीखने को भी मिलेंगी। ये देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, स्टार्ट अ पॉइंट कॉल इट ओरिजिन। एक पॉइंट से शुरुआत करो जिसको आप ओरिजिन बोलते हो, है ना। ये पॉइंट आ गया वो, इस पॉइंट कंस्ट्रक्ट अ यूनिट स्क्वायर अबव द ओरिजिन एंड राइट ऑफ इट। आपको जो है वो एक परिमाण का, या 1 मीटर ले लो, 1 मीटर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर ले लो, 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचना है, एक एक उसमें क्या खींचना है, एक ये उसका जो आधार होगा वो 1 सेंटीमीटर, और जो लंब होगा वो भी 1 सेंटीमीटर, और क्या खींच देना है, उसका एक कर्ण खींच देना है ना। अब अपने पास जो है वो अगर स्क्वायर को अपन ने इस तरह से करा तो 2 ट्रायंगल अपने पास होंगे, और दोनों ही जो है वो इकाई इकाई के होंगे। अब ऊपर वाले ट्रायंगल को इग्नोर कर देना है, मतलब आपको एक ट्रायंगल ही खींचना था बेसिकली। और इसको जो अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू निकालोगे तो वो कितनी आने वाली है, √2 आने वाली है। अभी अपन ने जस्ट करके देख चुके हैं ये चीज, है ना। फिर उसके बाद एक और परपेंडिकुलर खींच दिया ये √2 वाली इक्वेशन के ऊपर। अब जो आपके पास हाइपोटेन्यूस आएगा वो कितना आएगा, √3 आएगा। फिर उसके बाद आपने एक यूनिट और खींच दी, यदि एक यूनिट और खींच दी, तो अब आपके पास जो हाइपोटेनियस आएगा वो √4 आएगा, जो कि किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा, बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद यदि हम बात करें, इसको एक यूनिट और बढ़ा दी यदि आगे, है ना, इन्होंने ये लिख रहे हैं, वो आपका वही क्वेश्चन दूर कर रहे हैं, यदि एक बढ़ाएंगे तो वो √4 के बराबर आएगा और 2 के बराबर आएगा, है ना, सेम टू सेम आएगा उसकी डिस्टेंस। उसके बाद एक यूनिट और बढ़ा दी, तो ऐसे बढ़ाते जाओ, √5, √6, √7, √8, √9, फिर उसके बाद √10, √12, √13। ये एक तरह का एक स्पाइरल बन जाएगा। स्पाइरल बन रहा है कि नहीं, एक तरह की एक रंगोली जैसी बनती जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखो, जो √4 होगा वो बिल्कुल इस लाइन को जो है वो बिल्कुल सेम डिस्टेंस में 2 भागों में डिवाइड कर रहा होगा। जो √9 होगा वो इस लाइन को 3 भागों में डिवाइड कर रहा होगा, बिल्कुल इक्वल भाग होंगे, वो 3-3 के रेशो होंगे, 3-3-3, ऐसा ऐसा होगा, है ना। जो √16 होगा वो 4-4-4 के भाग में इसको 4 भागों में डिवाइड कर रहा होगा। वही आपको उन्होंने बार बार पिंक कलर से दिखाया भी है। तो उन्होंने जब ये √16 दिखाया तो देखो आपको वो ऊपर बोल भी रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 यूनिट लेंथ शुड बी एग्जैक्टली मेजर द हाइपोटेनियस। तो यदि हम यहाँ पर 4 ब्लॉक खींचते हैं, कौन से ब्लॉक हैं ये वही ब्लॉक है जिससे अपना पहला वाला ब्लॉक बना हुआ था, है ना। पहला वाला ब्लॉक जिससे बना हुआ था ना, तो यहाँ पर आप बिल्कुल उसी ब्लॉक से 4 ब्लॉक बन सकते हैं 16 पे, तो बिल्कुल बन रहे हैं। ऐसे यहाँ पर उन्होंने पहले इसके लिए क्या बोलते हैं, √4 के लिए बताया था कि 2 ब्लॉक बन रहे हैं सेम टू सेम। फिर उसके बाद यदि हम बात करें √9 की, तो इसमें 3 ब्लॉक बन रहे होंगे सेम टू सेम उसी लेंथ के। यहाँ पर देखो वही चीज उन्होंने पिंक कलर से फिर से दिखाई है। देखो यहाँ पर ये 3 ब्लॉक देखो बिल्कुल एग्जैक्ट डिस्टेंस पे बन रहे हैं, वही चीज बता रहे हैं वो। मेरे ख्याल से आपको ये स्पाइरल समझ में आया होगा, है ना, स्क्वायर रूट स्पाइरल कैसे बनाया जाता है। तो अब आपका घर का काम है ये कि स्क्वायर रूट स्पाइरल एक बार आप कॉपी में बना कर देखें, बहुत इजी है, बीच से शुरू करिएगा और बनाते जाइएगा और संख्या रेखा पर दिखाइएगा भी, आपको बहुत सारी चीजें आपको एग्जैक्टली पता चलेंगी, है ना। और उसके बाद आपको करना क्या है, इसको इसको प्रकार यहाँ पर रखना है, डिवाइडर का एक पॉइंट यहाँ पर रखना है, पेंसिल की नोक यहाँ पर रखना है, और पेंसिल की नोक से इसको नीचे करते जाना है, और आप देखोगे कि ये वाला पॉइंट जो है वो आपको संख्या रेखा पर प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
मेरे ख्याल से आज की क्लास समझ में आई होगी आपको। होमवर्क आपको मिल ही गया है, आपको स्पाइरल बनाना है। और आज के लिए इतना ही रखते हैं बस।